नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसी के साथ में आज हम अध्ययन करेंगे जुड़ी हुई बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ हम ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थापना होने के बाद में किस प्रकार से आंदोलन में अपनी गति को प्राप्त किया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या वास्तविक भारतीयों की सोच थी या अंग्रेजी शासन की सोच थी। इन बिंदुओं को लेकर अपन विभिन्न मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई। हमारे भारत में ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था। 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन की महारानी ने शासन को अपने हाथ में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हुआ था। अंग्रेजी शासन के आते ही, साम्राज्य के हाथ में शासन आते ही एक सोच यह है कि अब ब्रिटेन ने कंपनी से शासन अपने हाथ में लिया है, तो कंपनी ने जिस प्रकार के अत्याचार भारतीयों पर किए थे, अब शायद वो अत्याचार ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारतीयों के ऊपर इतने ज्यादा नहीं होंगे। परंतु ये जो धारणा है ये निर्मूल ही सिद्ध हुई और आगे हम देखते हैं कि 1862 का भारत परिषद अधिनियम बना था। वो भी परिषद अधिनियम भी भारतीयों को किसी भी प्रकार से कोई संतुष्टि प्रदान नहीं कर सका। उसके बाद में विभिन्न जो वायसराय हैं इनका शासन आया और इन वायसराय में विशेषकर हम यहाँ पर जो लॉर्ड लिटन है इनके शासन को देखते हैं। इनका जो शासन वो 1773 से लेकर और 1780 तक था। लॉर्ड लिटन ने वायसराय रहते हुए कुछ ऐसे डिसीजन किए थे, निर्णय किए थे, जो निर्णय भारतीय और भारत के विरुद्ध ही थे। इस लॉर्ड लिटन के शासन को दमनकारी नीतियों के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे एक ओर तो भारतीय भूखे मर रहे थे और दूसरी ओर विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। दूसरा जो बिंदु है वो ये आता है कि इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु 21 थी, जिसे घटाकर 19 ईयर कर दिया गया था। तीसरी बात आई थी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध स्थापित कर दिया गया था। चौथी वाली बात आई थी कि भारत में शस्त्र अधिनियम बना दिया गया था और उसमें प्रावधान किया गया था कि अंग्रेज तो अपने पास में शस्त्र रख सकते हैं, लेकिन भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान नहीं होगी। कपास पर शुल्क है वो बढ़ा दिया गया और हमारे भारत के जो वस्त्र इंग्लैंड के बाजारों में जाते थे उनके ऊपर भी शुल्क बढ़ा दिया गया था। ये ऐसी नीतियां थी जिससे भारत में उस समय बहुत असंतोष व्याप्त हो गया था अंग्रेजी शासन के प्रति, और जो भारतीय हैं वो इस असंतोष से इतने आगे बढ़ चुके थे कि निश्चित रूप से वहां उन्होंने ये देख लिया कि अब जितना जल्दी हो सके हमें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी है, हमें स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेना है और अंग्रेजी शासन को भारत से हटा देना है। तो यहाँ पर लॉर्ड लिटन की ऐसी दमनकारी नीति रही थी जिससे जो राष्ट्रवाद है उसमें पूर्णतः उग्रता आ गई थी। यहाँ पे एक पर्सन रहे थे, व्यक्ति रहे थे, सर ए ओ हुम। ये अवकाशकालीन अधिकारी थे और उदारवाद के समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने भारत में प्रशासनिक पद पर कार्य किया तो इनको ये महसूस हुआ, थोड़ा दर्द था इनको कि ब्रिटिश शासन ने वास्तविक रूप से भारतीयों के संदर्भ में अच्छा शासन नहीं करती है। अरे सर ए ओ होम है, उन्होंने जो भारतीय हैं इनका समर्थन करते हुए ये कोशिश की
कि कहीं अगर भारत में एक ऐसी संस्था की स्थापना हो जाए जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये शायद भारत और भारतीयों के लिए अच्छी बात होगी। थोड़ा अपन यहाँ रेफरेंस लेते हैं कि हमारे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जितने भी जो संस्थाएं थी, संगठन थे, वो प्रांतीय स्तर के थे, राज्य स्तर के थे। यानी कि राष्ट्रीय स्तर का कोई जो संगठन है वो हमारे भारत में नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। जो प्रांतीय स्तर के संगठन हैं वो प्रांतीय स्तर पर ही मूवमेंट को कर पाते थे। इस वजह से इनका जो मूवमेंट है वो संपूर्ण भारत तक नहीं हो पाता था और इतना ज्यादा प्रभावी भी नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे एक ये धारणा का विकास हुआ था कि अगर एक संपूर्ण भारत के संदर्भ को लेकर एक संगठन की स्थापना हो जाए तो उस संगठन के माध्यम से शायद अंग्रेजी शासन के प्रति अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी जो मांगे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। इसी को लेकर यहाँ सर A.O. होम है, उन्होंने मुहिम चलाई और ये जो मुहिम है ये परिणत भी हुई और 28 दिसंबर 1885 को गुरु तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में 72 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इससे पहले भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को सर A.O. होम ने पत्र लिखा था और ये उस पत्र में ये लिखा था कि जल्दी भारत में एक राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना होनी चाहिए। और इसी को लेकर आगे चलकर सर A.O. होम के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को ये सम्मेलन बुलाया गया था और ये जो सम्मेलन है इस दिन का, इसी को प्रथम अधिवेशन के तौर पर देखा जाता है। यानी कि ये जो अधिवेशन हुआ था इसी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। तभी ये कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बहुत सीमित संख्या में थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। अतः ये कहा जाता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कहलाए और प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के माध्यम से ही भारत और भारतीयों की जो मांगे थी वो ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखी जाने लगी। अब यहाँ हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे A.O. होम है, उनका ये विचार था कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को जल्दी आजादी मिल सकती है या अंग्रेजी शासन के सम्मुख अपनी जो बातें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। तो यहाँ ये कहा जाता है दो प्रकार की जो बातें हैं जिसके संबंध में कही गई है। एक तो बात आती है इसमें अभय द्वीप की धारणा। दो मत हैं वो पूर्ण रूपेण यहाँ पर आते हैं। एक तो अभय द्वीप की धारणा और दूसरा है इसमें वास्तविक संगठन, राष्ट्रीय संगठन के रूप में। यहाँ पे दो अभय द्वीप की धारणा है, इसको अपन सबसे पहले देखते हैं। दो प्रश्न चिन्ह इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उदित हुए थे। सबसे पहली जो बात है वो अभय द्वीप की धारणा के रूप में आती है। हमारे भारत में उस समय उग्रवादी नेताओं में एक नेता थे लाला लाजपत राय। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी यंग इंडिया। उस यंग इंडिया में इन्होंने ये लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी और सर A.O. होम है, उनका भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान था। और इसी स्थापना के पीछे जो प्रमुख कारण था वो अभय द्वीप एक सेफ्टी वॉल्व यानी कि अंग्रेजी शासन के एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करना था।
यहाँ पे ये कहना कि लॉर्ड लिटन ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी, ये दमनकारी नीति भारतीयों को ज्यादा ही क्षुब्ध कर गई थी और भारतीयों ने 1779 तक आते आते ये डिसीजन कर लिया था सॉरी 1876 से 1880 ये डिसीजन कर लिया था कि हम अंग्रेजी शासन है उसके विरुद्ध क्रांति करेंगे। सर ए ओ हूं है वो इस बात को भली भांति जान गए थे कि लॉर्ड लिटन की नीतियों के कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति हो सकती है। अतः उस क्रांति को शांत करने के लिए हुम ने अपने दिमाग का प्रयोग किया और ये बात उन्होंने लॉर्ड डफरिन को बताई थी और लॉर्ड डफरिन ने उनके भी ये बात बताई कि अगर इस आने वाली क्रांति को रोकना है तो हमें अपने आप में एक सुरक्षा को लेकर और एक ऐसे संगठन की स्थापना करवा देनी है जो संगठन केवल और केवल उदारवादियों के हाथ में हो और वो संगठन बहुत ही एक सम्मानजनक तरीके से या बहुत एक संयम सी तरीके से अंग्रेजी शासन के सामने अपनी मांगों को रखे और फिर अंग्रेजी शासन है जो उसका दृष्टिकोण जिस प्रकार का था वो तो वैसे ही करता, लेकिन एक अभय द्वीप के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ये लाला लाजपत राय का कहना था। तो दूसरी बात इसके संबंध में ये कही गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक वास्तविक संगठन था, एक राष्ट्रीय संगठन था। ये इस रूप में कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले हमारे भारत में प्रांतीय संगठन थे और ये प्रांतीय संगठन है वो अपने प्रांतों तक सीमित थे। इनकी जो अपनी लैंग्वेज है वो अपनी प्रांतीय भाषा थी और इनके जो नेता है वो केवल प्रांतीय स्तर तक ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमारे भारत में राष्ट्रीय संगठन का पूरी तरीके से अभाव था और एक यहाँ ये कामना कि अगर एक राष्ट्रीय संगठन बन जाएगा तो ये प्रांतीय संगठन है इनके साथ में भी पूरी तरीके से अटैचमेंट हो जाएगा और प्रांतीय संगठन है वो राष्ट्रीय संगठन में जब अपना विलय कर लेंगे तो संपूर्ण जो भारत के नेतृत्व करता है जो इस प्रांतीय संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं वो इस राष्ट्रीय संगठन के साथ में जुड़ जाएंगे और ये जो राष्ट्रीय संगठन है ये विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संप्रदायों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न क्षेत्रों का एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो अंग्रेजों को पूर्णतः मान्य होगा और फिर अंग्रेज है वो सभी की बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। एक यहाँ अपन थोड़ा सा बैक में चलते हैं और ये देखते हैं कि जब भी कभी हमारे हिंदू नेताओं ने अंग्रेजी शासन के सम्मुख अपनी कोई मांग को रखा या अपनी बात को रखा तो अंग्रेजों ने ये कहकर उसको नकार दिया कि ये तो केवल और केवल भारत में हिंदू धर्म के लोगों के संप्रदाय के लोगों की मांग है, इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। तो इस वजह से जब ये राष्ट्रीय संगठन बना तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग हैं वो इसमें जुड़ पाए और वास्तविक रूप से हमारे भारत में एक राष्ट्रीय संगठन बन गया। और ये जो राष्ट्रीय संगठन है ये इस रूप में भी हम इसको कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन ने सर्वप्रथम ये सोचकर इसकी स्थापना करवाई थी कि हम इस संगठन के माध्यम से बहुत लंबे समय तक भारत में अपना शासन कर सकेंगे, लेकिन ये उनकी धारणा निर्मूल ही सिद्ध हुई। जब हम यहाँ पर चतुर्थ अधिवेशन इसका देखते हैं यानी कि 85 से लेकर 1889 तक का काल आता है तो यहाँ 4 वर्षों में ही जो अंग्रेजी शासन ये सोच रहा था कि एक अभय द्वीप के रूप में हम इस राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो धारणा उनकी धराशायी होती नजर आई और बहुत जल्दी उनको ये पता लग गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला संगठन है और अब यहाँ पर एक शक्तिशाली संगठन के रूप में ये उदित हो गया था और ब्रिटिश शासन है उसको दबाव में लेने लग गया था। अब ब्रिटिश शासन है वो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सशंकित होने लगा कि आखिर में इसका क्या किया जाए। तो अब जल्दी ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध है वो लगाने की सोची और ऐसा उन्होंने किया भी, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन है वो इतना मजबूत हो चुका था कि वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से ब्रिटिश शासन के सम्मुख रख रहा था। और इसी के साथ साथ में जब वो भारतीय जनता से
किसी भी प्रकार का आगाज कर रहा था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता भी कांग्रेस के नेताओं के साथ में जुड़कर आंदोलन में मुखर हो रही थी। इसी वजह से अंग्रेजों को इस संगठन के माध्यम से भारतीयों के सम्मुख झुकना पड़ा। और इसकी एक तात्कालिक जो परिणति है वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। और इस भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भारतीयों की जो सहभागिता है उसको और ज्यादा सुनिश्चित किया गया। तो ये जो परिषद अधिनियम है, ये कहते हैं कि भारत में स्वराज्य है उसका एक आधार बनाता। हालांकि हम ये कहें कि ये बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं कर पाया, लेकिन एक आधार है वो जरूर ये बन गया। इसके बाद में देखते हैं कि 1895 में लॉर्ड कर्जन है वो भारत के वायसराय 1897 में लॉर्ड कर्जन है वो भारत के वायसराय बनते हैं और 1905 तक ये भारत के वायसराय के पद पर रहते हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने भी लॉर्ड लिटन की तरह ही हमारे भारत में ऐसी दमनकारियां नीतियां बनाई जो दमनकारियां नीति है वो भारतीयों को ज्यादा ही असंतुष्ट कर गई थी। आखिर में एक जो डेंजर वर्क है वो इन्होंने ये किया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया। पर इस बंगाल के विभाजन के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो और ज्यादा ब्रिटिश शासन है उसकी आलोचक बनी। आखिरकार उस बंगाल विभाजन को तो 1811 है वो 1911 है उसमें निरस्त करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वास्तविक रूप में हमारे भारत में सही तरीके से स्वतंत्रता की अलग जग पाई। और यही ये रीजन रहा कि 1915 में गांधी जी जब भारत में आए तो कांग्रेस में उनको आने का न्योता दिया गया, लेकिन गांधी जी ने कह दिया कि मैं भी कांग्रेस है उसका अध्ययन करूंगा। और आगे चलकर उन्होंने जैसी कांग्रेस की नीतियां थी उनके साथ में जुड़कर ही जो अपने सत्याग्रह हैं उनको प्रारंभ किया। और फिर उनका जो मूवमेंट है वो असहयोग आंदोलन के द्वारा शुरू होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो भारत को स्वतंत्रता मिली है इस स्वतंत्रता के पीछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विशेष प्रयत्न है अथक प्रयत्न है इनका जो संघर्ष है वो संघर्ष पूरी तरीके से हमारे भारत है उसको स्वतंत्रता प्रदान कर गया। और ये बहुत बड़ी इनकी ये देन रही थी। शायद ये हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत में इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे अपना हित या लाभ देखा था, लेकिन यही कांग्रेस है वो एक दिन अंग्रेजी हुकूमत की कील साबित हुए, उनके लिए नासुर बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। धन्यवाद। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा, आगे भी अपन जुड़े रहेंगे।